क्या हो अगर आपको जिंदगी भर यही बताया जाए कि सागर खाली है और बाद में पता चले कि वह आपके तैरना सीखने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद ही वह आपको अपने दांत दिखाएगा। आप रोज ऊपर देखते हैं, आप नीलापन, बादल, सूरज देखते हैं, आप उसे आकाश कहते हैं। आप मान लेते हैं कि यह एक खालीपन है, एक खालीपन। लेकिन यही पहली और आखिरी गलती है। आकाश कोई खालीपन नहीं है, यह एक जगह है और यह 100 सालों से हमें उड़ना सीखते हुए देख रहा है, एक पुराने डरावने धैर्य के साथ। अगले कुछ पलों में आप कोई कहानी नहीं सुनेंगे, आपको उस दिन की याद दिखाई जाएगी जब आकाश इंतजार करते करते थक गया था और आपके ऊपर उस नीली छत की कथित सुरक्षा हमेशा के लिए और हमेशा के लिए बिखर जाएगी। यह सब एक अनुमान से शुरू होता है। आप मान लेते हैं कि आकाश एक स्थिर, विशाल, खाली कैनवास है जो आपके समझ में आने वाले नियमों से संचालित होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के शांत अंधेरे में बैठे रोमन ड्रे के लिए यह अनुमान उनकी वास्तविकता का आधार था। स्क्रीन पर लयबद्ध झलकियां, हेडसेट से गूंजती शांत पेशेवर आवाजें, ये सब एक पूजा पाठ थे, एक पूर्वानुमेय व्यवस्थित दुनिया। फिर पहली आवाज आई जो बस बंद थी। उड़ान 302, एक भारी बोइंग डलास के रास्ते पर। 20 साल का अनुभवी पायलट अशांति की सूचना दे रहा था, लेकिन यह वह शब्द नहीं था जिसका उसने इस्तेमाल किया था। यह इसके पीछे की हिचकिचाहट थी। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन, एक विराम जो थोड़ा ज्यादा लंबा था। उसने इसे कांच जैसी हवा कहा, एक खाली अर्थहीन वाक्यांश। फिर भी यह नियंत्रण कक्ष के बांझ वातावरण में एक भूत की तरह लटका हुआ था। रोमन ने इसे दर्ज किया। उसकी उंगलियां ऑटो पायलट पर चल रही थीं। बस एक अजीब सी सूचना, एक विसंगति। आप पहले से ही ऐसी दुनिया में हैं जो टूटने वाली है, बस आपको अभी तक इसका पता नहीं है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। एक रिपोर्ट एक विसंगति है, 2 एक संयोग है, 3 एक पैटर्न है। 40 मिनट के भीतर 4 और विमानों ने, जो सभी 30,000 फीट से ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन सैकड़ों मील की दूरी पर एक ही घटना की सूचना दी। कांच जैसी हवा, अचानक विचित्र दबाव, जेली के माध्यम से उड़ने जैसा। ये मानक शब्द नहीं थे, ये मैनुअल में नहीं था। रोमन और उनके सहयोगियों ने मौसम प्रणालियों की जांच की। आकाश साफ था, कोई तूफान नहीं, कोई जेट स्ट्रीम विसंगति नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी पायलट की रिपोर्ट ने एक आंतरिक दुनिया की तस्वीर को उथल-पुथल कर दिया। उनके उपकरण उन्हें कुछ बता रहे थे, उनकी इंद्रियां कुछ और चिल्ला रही थीं। मुख्य स्क्रीन पर नक्शा, जो कभी व्यवस्था का प्रतीक था, एक बोर्ड गेम की तरह दिखने लगा। जहां एक अदृश्य खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार मोहरे रख रहा था, यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। रिपोर्टें अब भौतिक होने लगी थीं। एक ट्रांस अटलांटिक उड़ान पर एक पायलट, जिसकी आवाज नियंत्रित घबराहट से भरी हुई थी, अपने कॉकपिट की खिड़की के बाहर एक झिलमिलाहट की बात कर रहा था। एक ऐसी विकृति जिससे तारे भी मुड़ते और टेढ़े मेढ़े लग रहे थे। एक और, जो क्रॉस कंट्री रेड आई उड़ान पर था, ने एक अजीब तेज आवाज की सूचना दी जो उसके इंजन से नहीं आ रही थी। उसकी चेतना किसी असंभव चीज को दर्ज कर रही थी, एक संवेदी इनपुट जिसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। अब यह सिर्फ असुविधाजनक यात्राओं की बात नहीं थी। कॉल्स बढ़ती गईं। एक विमान ने बताया कि उसके बाहरी तापमान गेज में बेतहाशा उतार चढ़ाव हो रहा था, जो असंभव से नीचे 0 तापमान तक गिर रहा था और फिर कुछ ही सेकंड में बढ़ रहा था। वे किसी ऐसी चीज से गुजर रहे थे जो सिर्फ खाली जगह नहीं थी, सिर्फ मौसम नहीं था। यह एक वातावरण था, एक प्रतिकूल वातावरण। यह एहसास ही कुंजी है, और यह एहसास था कि आकाश खुद जागरूक हो रहा था। अब गहराई में जाइए। रोमन ने अपने अंतर्मन में इसे महसूस किया, भय की एक ठंडी गांठ। उसने आधिकारिक मौसम संबंधी आंकड़ों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और एक अलग निजी स्क्रीन खोलकर खुद ही घटनाओं के स्थानों का नक्शा बनाने लगा। वह सिर्फ एक प्रेक्षक नहीं था, उसकी कल्पना बिंदुओं को जोड़ने लगी, इस चीज के आकार को महसूस करने लगी। उसने देखा कि घटनाएं बेतरतीब नहीं थीं, वे विशिष्ट
ऊंचाई वाले गलियारों में घटित हुई, लगभग आकाश में अदृश्य नदियों की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ऊपर की ओर गति कर रही हो, कुछ विशाल और अदृश्य, जिसका मार्ग वायुमंडल की संरचना को तहस नहस कर रहा हो। उसने इसकी शक्ति देखी, एक ऐसी सक्रिय शक्ति जो मीलों दूर स्थित विमानों को छू सकती थी, भौतिक जगत पर अपनी इच्छा थोप सकती थी। उसने अपने मन में एक सिहरन भरे विचार को दृढ़ होते महसूस किया। यह कोई मौसम संबंधी घटना नहीं है, यह एक क्षेत्रीय घटना है। आकाश, उनके आकाश पर दावा किया जा रहा था। यूनाइटेड 91 से एक ही घबराई हुई कॉल से नियंत्रण का भ्रम टूट गया। मेडे मेडे मेडे, हम एक अनियंत्रित उतराई में हैं। केबिन का प्रेशर गिर रहा है। अलार्म की चीख ने नियंत्रण कक्ष की शांत आराधना को तोड़ दिया। रोमन की स्क्रीन पर विमान का आइकन गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में 5000 फीट नीचे गिर गया। पायलट अशांति से नहीं लड़ रहा था, वह एक ऐसी ताकत के खिलाफ अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा था जिसका कोई नाम नहीं था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, एक नई वास्तविकता का चयन करने के लिए, जहां उसका विमान सही सलामत था और उसके यात्री सुरक्षित थे, लेकिन आसमान उसे जाने नहीं दे रहा था। उस पल में सुनने वाले हर नियंत्रक के लिए अमूर्त खतरा भयावह रूप से वास्तविक हो गया। इसमें दांत थे। मैं वही हूं जिससे वे डरते थे, शून्य में एक उपस्थिति। आपको लगता है कि विज्ञान के पास सारे जवाब हैं। आप मान लेते हैं कि हर प्रभाव के लिए एक तर्कसंगत प्रत्यक्ष कारण होता है। यही धारणा सबसे पहले मारी गई जैसे ही यूनाइटेड 91 ने अपना संतुलन खोया, जख्मी और भयभीत लेकिन सौभाग्य से सुरक्षित एक नई तरह की टीम तैयार हुई। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि वायुमंडलीय वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, वे लोग जिनका काम उस हवा को समझना था जिसमें हम सांस लेते हैं। उन्होंने प्रभावित गलियारों में मौसम के गुब्बारे भेजे। उनके नाजुक उपकरण शून्य के नमूने लेने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। शुरुआती नतीजे नामुमकिन थे। रीडआउट में विसंगतियां झलक रही थीं। ऐसे सूक्ष्म तत्व जिनका 35,000 फीट की ऊंचाई पर होना जरूरी नहीं था। दुर्लभ मृदा धातुएं, जटिल प्रोटीन और कुछ ऐसा जिसने प्रमुख जीव विज्ञानी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सूक्ष्म जीव, जेट स्ट्रीम में फंसे बैक्टीरिया नहीं, बल्कि जटिल, अति प्रेमी जीवन जो पृथ्वी पर कम और किसी भूली बिसरी दुनिया के समुद्र तल पर ज्यादा लगता था। आकाश अब खाली नहीं था, वह एक पारिस्थितिकी तंत्र था, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। भौतिक प्रमाण निर्विवाद थे। जैसे ही प्रभावित विमानों में से पहले को आपातकालीन निरीक्षण के लिए मोड़कर जमीन पर उतारा गया, क्षति की रिपोर्टों ने अविश्वास की लहर पैदा कर दी। 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पक्षियों के हमले झेलने के लिए बनाए गए विंड स्क्रीन सूक्ष्म गड्ढों से ढके हुए थे, मानो उन पर हीरे की धूल से रेत विस्फोट किया गया हो। पंखों के आगे के किनारों पर एक अजीब तैलीय अवशेष जमा था, एक ऐसा पदार्थ जो हल्का अम्लीय था और जिस चीज को छूता उसे जंग लगा देता था। हैजमैट सूट पहने रखरखाव दल अपने पेट्री डिश में हल्के से छटकते नमूनों को खुरच रहे थे। इंजीनियरों की चेतना ने विद्रोह कर दिया। यह कोई यांत्रिक विफलता नहीं थी, यह जैविक हमला था। जिन पायलटों ने चमक या दबाव की बात की थी, वे सही साबित हुए। वे कोई कल्पना नहीं कर रहे थे, वे किसी अथाह चीज के पाचन तंत्र से गुजर रहे थे। यह नई स्थिति एक भयावह सत्यापन की थी। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। एफए, जो सावधानी और प्रक्रिया पर आधारित एक नौकरशाही थी, इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि मानो दहशत सी लग रही हो। सबसे पहले एडवाइजरी आई, सभी हवाई यातायात के लिए गंभीर वायुमंडलीय विसंगतियों के बारे में कोडित चेतावनियां। लेकिन रिपोर्टें आती रहीं, कभी तेज तो कभी ज्यादा हताशाजनक। यह व्यवस्था की एक सिलसिलेवार विफलता थी। कुछ ही घंटों में एडवाइजरी एक अनिवार्य आदेश बन गई। 25,000 फीट से ऊपर के सभी विमानों के लिए आपातकालीन ग्राउंड स्टॉप। भाषा ठंडी, आधिकारिक थी। अज्ञात उत्पत्ति का वायुमंडलीय खतरा। 3 शब्द जो स्थिति की भयावहता को बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर पाए। एक अज्ञात उत्पत्ति, इसका मतलब था कि उन्हें पता ही नहीं था कि यह क्या है, कहां से आया है या इससे कैसे लड़ा जाए।
आप इस अदृश्य दुश्मन की सक्रिय शक्ति को महसूस कर सकते थे। इसने पूरी आधुनिक दुनिया को आकाश पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मानवता को पिंजरे में कैद किया जा रहा था। अब गहराई में जाइए। मौसम विज्ञानियों ने इसे आगे देखा। अपने उन्नत उपग्रह चित्रों पर उन्होंने बड़े पैमाने पर एकजुट दबाव में उतार चढ़ाव का पता लगाना शुरू किया। ये मौसम के मोर्चे नहीं थे। मौसम के मोर्चे हवा के साथ चलते हैं। वे तापमान और दबाव के पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन करते हैं। ये चीजें हवा के विपरीत चलती थीं। उन्होंने संगठित गैर यादृच्छिक व्यवहार का प्रदर्शन किया। एक पल असामान्य दबाव का एक विशाल क्षेत्र मध्य पश्चिम पर मंडरा रहा होता, अगले ही पल वह सिकुड़ता और पूर्वी तट की ओर बढ़ता प्रतीत होता, मानो किसी उद्दीपन द्वारा खींचा जा रहा हो। कमांड सेंटर की आंतरिक दुनिया भयावहता का एक कक्ष बन गई। वैज्ञानिक स्क्रीन की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी आवाजें भय से दबी हुई थीं। यह शिकार है, उनमें से एक ने फुसफुसाया, और किसी ने उसे सही नहीं किया। क्या विश्वास करना है, इसका चयन खत्म हो गया था। आप पहले से ही इस नए असंभव साम्राज्य के अधीन हैं। अंतिम सिहरन पैदा करने वाली पुष्टि एक सैन्य MQ-9 रीपर ड्रोन से हुई, जिसे एक शांत अज्ञात अड्डे से उड़ाया गया था। उच्च रिजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल सेंसरों से लैस यह 25,000 फुट की छत को पार कर गया, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कुछ मिनटों के लिए ऊपरी वायुमंडल के ठंडे पतले नीले रंग के अलावा कुछ नहीं था। फिर कैमरा फीड विकृत हो गया। ड्रोन के ऑपरेटर ने झिलमिलाहट देखी। वास्तविकता में वही विकृतता जिसका पायलटों ने वर्णन किया था। और फिर उसने इसे देखा। सूक्ष्म जीव नहीं, बल्कि एक विशाल लहराती जैविक संरचना, एक अर्धपारभासी तंतु जैसी संरचना जो मीलों तक फैली हुई थी, एक धुंधले आंतरिक प्रकाश से स्पंदित। यह एक भयानक अनुग्रह एक समन्वित प्रवाहपूर्ण गति के साथ आगे बढ़ रहा था। आपातकालीन निर्देश किसी गिलोटिन की तरह उतरा। यह अब सिर्फ ऊंचाई के लिए चेतावनी नहीं थी, यह FAA का एक अंतिम पूर्ण आदेश था। देश भर के सभी विमानों को तुरंत जमीन पर उतारा जाए। ये शब्द स्पष्ट थे, किसी भी नौकरशाही से रहित। यह कोई देरी नहीं थी, यह एक आत्मसमर्पण था। आकाश खो गया था। मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल में उस आत्मसमर्पण की वास्तविकता एक सैन्य दुःस्वप्न बन गई। इसे एक प्राथमिक आपातकालीन लैंडिंग जोन घोषित किया गया, जो अभी भी हवा में फंसे किसी भी विमान के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। एक के बाद एक विमान हताश अंतिम प्रयासों में आकाश में तेजी से उड़ रहे थे। एक शत्रुतापूर्ण क्षेत्र से एक उन्मत्त पलायन, एक सामान्य लैंडिंग की कल्पना, टरमैक को छूने और सुरक्षित होने की साधारण क्रिया, अब एक प्रार्थना थी। रेडियो पर हर पायलट की आवाज तनावपूर्ण थी। उनकी आंखें न केवल अपने उपकरणों को, बल्कि ऊपर काले होते आकाश को भी देख रही थीं। आप पहले से ही फॉलआउट जोन में हैं। एक ऐसे युद्ध की पहली लहर जिसकी आपको जानकारी नहीं थी, घोषित हो चुकी है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। मेट्रोपॉलिटन में जमीन पर दृश्य नियंत्रित अराजकता का था। हर द्वार भरा हुआ था, फिर हर टैक्सीवे, फिर कंक्रीट का हर खाली इंच। जंबो जेट क्षेत्रीय हॉपरों के साथ पंख से पंख तक खड़े थे। एक खामोश जमीन पर खड़ा बेड़ा। जमीनी कर्मचारियों और हवाई यातायात नियंत्रकों की आंतरिक दुनिया एक उन्मत्त भागम भाग, धातु ईंधन और भयभीत लोगों की एक उच्च दांव पहेली थी। आपातकालीन सेवाएं ट्रमैक पर उमड़ पड़ी। उनकी चमकती रोशनियां जमीन पर खड़े विमानों को लाल और नीले रंग में रंग रही थीं। फिर सेना आई। हमवी और भारी परिवहन ट्रक हवाई अड्डे के मैदान में घुस आए, एक परिधि स्थापित करते हुए। यह अब नियंत्रण के बारे में नहीं था, यह रक्षा के बारे में था। हवाई अड्डे की स्थिति एक नागरिक केंद्र से एक सैन्य मंच क्षेत्र में बदल गई थी। संदेश स्पष्ट था, जो कुछ भी वहां था उसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना जाता था। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। उपग्रह और ड्रोन फीड एक भयभीत नवगठित संयुक्त कार्यदल का केंद्र बन गए। टोही तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली थीं। विशाल जैविक संरचनाएं सिर्फ बह नहीं रही थीं,
वे स्पष्ट संगठित गति प्रदर्शित कर रही थीं। विश्लेषकों ने अपनी धीमी और तनावपूर्ण आवाजों में अलग अलग पैटर्न की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि ये इकाइयां गश्ती मार्ग बना रही थीं, वायुमंडल के विशाल हिस्सों की घेराबंदी कर रही थीं। वे एक दूसरे से इतनी सटीकता से बच रही थीं कि संचार एक साझा चेतना का आभास हो रहा था। वे भेड़ियों के झुंड की तरह व्यवहार कर रही थीं, जो झुंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और यह झुंड हम थे, रणनीतिकार, पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित पुरुष और महिलाएं, एक नई भयावह वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। उनका दुश्मन इंसान नहीं था। उसके पास न विमान थे, न मिसाइलें, न सीमाएं। दुश्मन खुद पारिस्थितिकी तंत्र था और वह बुद्धिमान था। अब गहराई में जाइए। 25,000 फुट की छत एक नाजुक काल्पनिक रेखा साबित हुई। जीव नीचे उतरने लगे। लंदन से मेट्रोपॉलिटन पहुंचने वाली एक उड़ान ने सबसे पहले दृश्य पुष्टि की। टावर के स्पीकरों पर सभी के सुनने के लिए प्रसारित पायलट की आवाज विस्मय और भय से भरी हुई थी। टावर, हमारे पास दृश्य है। यह, हे भगवान, यह बहुत बड़ा है। उसने एक जीवित छाया का वर्णन किया, एक विशाल काली आकृति जिसने दोपहर के सूरज को क्षण भर के लिए ढक दिया, जिसका निचला हिस्सा मंद जैव प्रकाशमान पैटर्न से झिलमिला रहा था। उसने मीलों लंबी पारभासी रिबन जैसी लताओं की बात की, जो उसके नीचे बादलों की चोटियों को छूती हुई फैली हुई थीं। एक सुरक्षित वास्तविकता का चयन अब नहीं रहा। वह राक्षस अब रडार स्क्रीन पर एक अमूर्त चीज नहीं था। वह खिड़की के बाहर था, स्वर्ग से उतरता हुआ एक देवता जैसा प्राणी। अंतिम आदेश एक फुसफुसाहट था, विमानन युग के लिए मौत की सजा। हवाई यात्रा स्थगित कर दी गई, अनिश्चित काल के लिए। जेट इंजनों की गड़गड़ाहट, जो आधुनिक दुनिया की निरंतर धड़कन थी, शांत हो गई। मेट्रोपॉलिटन में आखिरी इंजन बंद हो गया और हवाई क्षेत्र में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जिसे केवल हवा और दूर से बजते सायरन ने तोड़ा। यह एहसास ही कुंजी है, और यह एहसास एक गहरी दमघोंटू बेबसी का था। मानवता आसमान से गायब हो गई थी। जैसे ही शाम हुई, टर्मिनल में फंसे लोगों ने ऊपर देखा। उनके चेहरे शीशे से सटे हुए थे। वे तारों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें केवल परछाइयां दिखाई दे रही थीं। घेराबंदी अब आसमान में नहीं थी, ये जमीन पर शुरू हो रही थी। खतरा आसमान में होना चाहिए था। आप अपने पैरों तले ठोस जमीन पर सुरक्षा का अनुमान लगाते हैं, लेकिन जमीन ही सबसे पहले उन्हें धोखा देने वाली चीज थी। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। मेट्रोपॉलिटन के मुख्य टर्मिनल की बत्तियां और टिमटिमाने लगीं। एक क्षणिक अंधेरा छा गया जिसने फंसी हुई भीड़ में चिंता की लहर दौड़ा दी। टरमैक पर सामान ढोने वाली गाड़ियों और सेवा वाहनों के इंजन लड़खड़ा गए और फिर से शुरू होने से इनकार करते हुए बंद हो गए। हर रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक अजीब सी स्थिरता फैल गई, एक लगातार फुसफुसाती हुई फुफकार जो जैविक, लगभग जीवंत लग रही थी। यह कोई गौण प्रभाव नहीं था, यह दुश्मन के प्रभाव का एक स्पष्ट, सुनियोजित विस्तार था। ऊपर की चीजों की अदृश्य प्रथा नीचे पहुंच रही थीं, नीचे की दुनिया का परीक्षण कर रही थीं और उसे नाजुक पा रही थीं। भौतिकी के नियम ही मानो फिर से लिखे जा रहे थे। कारण और प्रभाव की मूल धारणा अराजकता में विलीन हो रही थी। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। फिर छा गया अंधेरा। पहले से ही तनावग्रस्त मुख्य पावर ग्रिड में भयंकर उतार चढ़ाव आया और वह फेल हो गया। विशाल हवाई अड्डा, जो अपने आप में एक शहर था, एक भयावह आदिम अंधकार में डूब गया। एक पल के लिए सामूहिक सांसें रुकीं, फिर आपातकालीन जनरेटरों ने कर्कश गर्जना के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिससे सभागारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां फैल गईं। हवाई अड्डा अब एक द्वीप बन गया था, सीमित बिजली पर चल रहा था। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया था। संचार प्रणालियां तेजी से खराब हो गईं। मोबाइल फोन के सिग्नल गायब हो गए। इंटरनेट ठप हो गया। अंदर फंसे हर व्यक्ति की आंतरिक दुनिया टर्मिनल, टरमैक और घुसपैठ करते अंधेरे के दायरे में सिमट गई। वे कट गए थे, घुसपैठ करते सन्नाटे और भय के सागर में बह रहे थे।
उनकी वास्तविकता अब जनरेटरों की भिनभिनाहट और स्थिरता में फुसफुसाहट से परिभाषित हो रही थी। यहाँ वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। जैसे ही शाम के तूफानी बादल घिर आए, एक नीची दमनकारी छत को अपने साथ लाते हुए उन्होंने पहली बार उन्हें साफ देखा। बच्चों ने उन्हें सबसे पहले देखा। उनके छोटे हाथ विशाल टर्मिनल खिड़कियों से सटे ऊपर की ओर इशारा करते हुए। वे अब सिर्फ धुंधली परछाइयां नहीं थे, वे स्पष्ट भयावह रूप से जैविक संरचनाएं थीं, जो धूसर बादलों से ऐसे उतर रही थीं जैसे समुद्र की सतह को चीरते हुए विशालकाय जीव। छत पर मौजूद सैन्य पर्यवेक्षकों ने, जिनके चेहरे गंभीर थे, उन्हें एक नाम दिया, शिकारी संरचनाएं। ये शब्द पंक्तिबद्ध पंक्तियों में वायरस की तरह फैल गया। ये जीव एक धीमे, सुविचारित उद्देश्य के साथ आगे बढ़े और सीधे हवाई अड्डे के ढांचे के ऊपर विशाल गोलाकार गश्ती पैटर्न बना रहे थे। बचे हुए लोगों की स्थिति एक पल में बदल गई। वे अब सिर्फ फंसे हुए यात्री नहीं थे, वे एक टेरारियम के निवासी थे जिन पर एक धैर्यवान परग्रही बुद्धि नजर रख रही थी। अब गहराई में जाइए। जीवों की क्रियात्मक शक्ति का प्रदर्शन अत्यंत सटीकता के साथ किया गया। एक छोटा शिकार दल, जो शायद 1 मील लंबा था, मुख्य समूह से अलग होकर नीचे उतरा। उसका झिलमिलाता निचला हिस्सा मुख्य रनवे से बस कुछ 100 फीट ऊपर से गुजरा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ऊर्जा की एक दृश्यमान लहर ऊष्मा के धुंध की तरह नीचे जमीन पर छा गई। खड़े खानपान ट्रकों और ईंधन टैंकरों की एक कतार बंद हो गई। उनकी लाइटें चमकीं और फिर बुझ गईं। उनके इंजन, यहां तक कि जो नहीं चल रहे थे, वे भी जल गए, हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गए। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, बस तकनीक का एक मौन, सहज निष्क्रियकरण। यह कोई यादृच्छिक ऊर्जा क्षेत्र नहीं था, यह लक्षित था। यह एक संदेश था, पूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन। मैं वह शक्ति हूं जो आपकी दुनिया को बंद कर सकती है। अंतिम भयावह एहसास ने हर किसी के मन में अपनी जगह बना ली। हवाई अड्डा कोई आश्रय नहीं था, वह एक पिंजरा था, सैन्य घेरा, जो पहले एक सुरक्षा कवच सा लगता था, अब किसी जेल की सलाखों जैसा लग रहा था। हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले सभी रास्ते उन्हीं अजीब बिजली की खराबी से अवरुद्ध थे। कारें मीलों तक रुकी हुई थीं, कोई रास्ता नहीं था। वे कंक्रीट और कांच के इस द्वीप पर फंसे हुए थे, एक ऐसे दुश्मन से घिरे हुए जो आकाश का मालिक था और एक खामोश अदृश्य स्पर्श से मार सकता था। यह एहसास ही कुंजी है, और मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल पर जो एहसास छा गया, वह किसी आपदा का उन्मत्त आतंक नहीं था, बल्कि घेराबंदी का ठंडा शांत भय था। वे गिरे हुए थे, अलग थलग थे, और एक ऐसी खुफिया जानकारी द्वारा व्यवस्थित रूप से ध्वस्त किए जा रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके पास बस एक ही विकल्प था कि वे उस रात बच जाएं। आप बस निगल जाने का इंतजार नहीं कर सकते। मानव आत्मा पिंजरे में बंद होने पर भी अपनी एक धारणा बना लेती है। मैं एक उत्तरजीवी हूं। उस कच्ची और शक्तिशाली प्रवृत्ति ने मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल पर कब्जा कर लिया। हवाई अड्डे के आपातकालीन निदेशक और एक युद्ध अनुभवी वायुसेना कर्नल के नेतृत्व में बचे हुए लोगों ने अपनी जेल को एक किले में बदलना शुरू कर दिया। वे सैकड़ों खोखली धातु की नलियों से घिरे थे, जो जमीन पर खड़े विमान ही थे। वे नए आश्रय स्थल बन गए। चालक दल ने उत्साह से काम किया, सेवा वाहनों का उपयोग करके सामान के कंटेनर और कार्गो क्रेट ढोए, विमानों के समूहों के चारों ओर बैरिकेड्स बनाए। प्रथम श्रेणी की सीट की विलासिता एक अस्थायी बैरक में एक खाट में बदल गई। असहायता की स्थिति को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। जिंदा रहना गणित का सवाल है। खाना, पानी, दवा। संख्याएं सीमित और भयावह थीं। हजारों लोगों के अस्थायी आवागमन के लिए बनाया गया हवाई अड्डा अब एक सीलबंद शहर बन गया था, जिसकी आबादी को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। राशनिंग सैन्य सटीकता के साथ लागू की गई। वेंडिंग मशीनें खाली कर दी गईं, रेस्टोरेंट की रसोई खाली कर दी गईं, पानी की हर बोतल गिनी गई। मुख्य सभा में एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया, लेकिन चिकित्सा सामग्री बेहद कम थी। समुदाय की आंतरिक दुनिया एक तनावपूर्ण, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गई। सहयोग की सतह के नीचे डर और संदेह उबलने लगे। ग्रेनोला बार का एक चोरी हुआ डिब्बा,
एंटीबायोटिक, दवाओं का एक जमा किया हुआ डिब्बा। ये छोटी छोटी हरकतें मौत की सजा देने वाले अपराध बन गईं। दुश्मन अब सिर्फ आसमान में नहीं था, वह आपके बगल वाले व्यक्ति की भूखी आंखों में था। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। जीवों ने अनुकूलन किया, उन्होंने सीखा। उनके गश्ती पैटर्न जो कभी पूर्वानुमानित थे, अनियमित और खोजी हो गए। उन्होंने व्यवस्थित हमले शुरू किए, क्रूर बल से नहीं, बल्कि पहले जैसी ही भयावह सटीकता के साथ। शिकारियों की एक टुकड़ी नियंत्रण टावर के ऊपर से नीचे की ओर सरकी और छत पर रडार और संचार प्लेटों का जटिल जाल बस पिघल गया। गर्मी से नहीं, बल्कि एक लक्षित संक्षारक एजेंट से, एक चांदी जैसी धुंध जो बरसी और उन्नत मिश्र धातुओं को गड्ढेदार लावा में बदल दिया। उन्होंने आपातकालीन जनरेटर के वेंटिलेशन शाफ्ट को निशाना बनाया, जिससे बचे हुए लोगों को सांस लेने योग्य हवा और बिजली के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन हमलों के पीछे की चेतना निर्विवाद थी। यह रणनीतिक थी। यह उनकी सुरक्षा का परीक्षण कर रही थी, उनकी सबसे गंभीर कमजोरियों की पहचान कर रही थी और उन्हें एक एक करके ध्वस्त कर रही थी। अब गहराई में जाइए। फिर दबाव आया। यह एक हल्के सिरदर्द से शुरू हुआ, एक बेचैनी की भावना जो पूरे हवाई अड्डे पर छा गई। लोग चिड़चिड़े और भयभीत हो गए। हालांकि सेना के ध्वनिक सेंसरों ने वह पकड़ लिया जो मानव कान नहीं पकड़ सकता था, अल्ट्रासोनिक आवृत्तियों का एक जटिल व्यवस्थित पैटर्न। ये जीव संवाद कर रहे थे। वे एक ऐसे चैनल पर प्रसारण कर रहे थे जो मानव मस्तिष्क के साथ प्रतिध्वनित होता था, एक ऐसा संकेत जो तर्क को दरकिनार कर सीधे भय और चिंता के मूल केंद्रों तक जाता था। घेराबंदी मनोवैज्ञानिक हो गई। इन जीवों की सक्रिय शक्ति कपट्टी थी, जो बचे हुए लोगों के मन को उनके विरुद्ध कर रही थी। उन्हें सिर्फ बंदी नहीं बनाया जा रहा था, उन्हें मानसिक रूप से कोमल बनाया जा रहा था, शुद्ध भय की आवृत्ति में डुबोया जा रहा था। टूटने का बिंदु एक खामोश कौंध के साथ आया। उसके बाद एक जोरदार गर्जना हुई जिसने टर्मिनल की नींव हिला दी। जीवों ने अपनी अथक खोजबीन में आखिरकार सबसे कमजोर बिंदु पा लिया था। मुख्य ईंधन डिपो। बादलों से एक झिलमिलाता हुआ तंतु नीचे उतरा और विशाल भंडारण टैंकों में से एक से टकराया। परिणाम स्वरूप हुआ विस्फोट विनाशकारी था। इसने रात के आकाश को रोशन कर दिया, उनकी घटती आशा के लिए एक अंतिम संस्कार की चिता। विस्फोट ने उन 1 दर्जन विमानों को जलाकर राख कर दिया जिन्हें उन्होंने आश्रयों में बदल दिया था। कीमती ईंधन भंडार जो उनकी शक्ति और गर्मी के लिए जीवनदायिनी रक्त थे, गायब हो गए। यह एहसास ही कुंजी है, और जैसे ही बचे हुए लोग नरक को देखते हैं, यह भावना घोर निराशा की होती है। वे घिरे हुए थे, थके हुए थे, और अब उनका समय समाप्त हो रहा था। एक नया विकल्प चुनना था, उन्हें मारने का कोई रास्ता खोजें या मर जाए। निराशा एक शांत जहर है। ईंधन डिपो विस्फोट के बाद मेट्रोपॉलिटन में बचे लोगों पर एक भारी दमघोंटू सन्नाटा छा गया। आशा जलकर खाक हो गई थी और केवल अपरिहार्यता की ठंडी राख बची थी। लेकिन आपको यह मानकर चलना होगा कि सबसे अंधेरे कमरे में भी एक अकेला मन मोमबत्ती की तरह काम कर सकता है। वह मन डॉ एरिस थॉर्न का था, जो एक रेडियो खगोल शास्त्री थीं और एक सम्मेलन में जा रही थीं। जहां दूसरों ने एक अजेय शक्ति देखी, वहीं थॉर्न की चेतना ने केवल एक जैविक तंत्र देखा। और वह जानती थी कि सभी प्रणालियों के अपने नियम होते हैं, सभी प्रणालियों में कमजोरियां होती हैं। सामान प्राप्ति क्षेत्र में एक अस्थायी प्रयोगशाला में बचे हुए उपकरणों से घिरी, उसने उस बढ़ते भय को नजरअंदाज किया और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। स्थिरता, अल्ट्रासोनिक चहचहाहट, जीवों द्वारा अपने पीछे छोड़े गए मंद ऊर्जा चिन्ह। उसकी आंतरिक दुनिया पैटर्न की थी, घबराहट की नहीं। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। सफलता किसी चीख से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट से मिली। थोर्न जीवों के ऊर्जा क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण कर रही थीं, खास तौर पर यह कि वे हवाई अड्डे के वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने एक बार बार होने वाली लगभग अगोचर विसंगति देखी। हर 12 सेकंड में सबसे नजदीकी शिकार संरचना का ऊर्जा चिन्ह थरथरा उठता। यह अस्थिरता का एक माइक्रोसेकंड था। इसकी अन्यथा सुचारू
भयावह शक्ति में एक क्षणिक व्यवधान। उन्होंने समय का संदर्भ लिया, 12 सेकंड। मेट्रोपॉलिटन के प्राथमिक खोज रडार की सटीक घूर्णन गति, शक्तिशाली व्यापक किरण अभी भी बिना सोचे समझे खाली आसमान को स्कैन कर रही थी, जीव से टकरा रही थी और जीव किसी बुनियादी स्तर पर इस पर प्रतिक्रिया कर रहा था। यह एक भेद्यता का पहला संकेत था, पहला सबूत कि इन देवताओं को छुआ जा सकता है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। एक रहस्योद्घाटन के बल से उसके मन में परिकल्पना आकार ले रही थी। यह सिर्फ रडार किरण नहीं थी, यह आवृत्ति थी। जीव जो स्वभाव से जैविक थे, माइक्रोवेव विकिरण के एक विशिष्ट बैंड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। उनके अपने ऊर्जा क्षेत्र, उनका संचार, उनकी कोशिकीय संरचना इससे बाधित हो रही थी। उसने ASR-11 रडार प्रणाली की विशिष्टताओं की जांच की। यह 2.7 और 3.2 गीगाहर्ट्ज के बीच संचालित होता था। यह एकदम सही आवृत्ति थी। वे सिर्फ एक पिंजरे में नहीं बैठे थे, वे अकल्पनीय शक्ति वाले एक संभावित हथियार के अंदर बैठे थे। खेल का रुख बदल गया। एक हताश विद्युतीय आशा ने निराशा को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कुंजी जीवों से छिपने की नहीं थी, बल्कि उन पर ऐसी भाषा में चीखने की थी जिसे वे अनदेखा न कर सकें। अब गहराई में जाइए। थोर्न ने हवाई अड्डे के मुख्य अभियंता और वायुसेना कर्नल के साथ मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की जो प्रतिभा और पागलपन दोनों का मिश्रण थी। ऑपरेशन क्लियर स्काई। योजना अवधारणा में सरल थी, लेकिन क्रियान्वयन में भयावह। वे प्राथमिक रडार में बदलाव करेंगे, उसकी घूर्णन मोटर को निष्क्रिय करेंगे और हर सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उसके आउटपुट को एक एकल संकेंद्रित निरंतर किरण, एक निर्देशित ऊर्जा हथियार में केंद्रित करेंगे। घातक होने लायक शक्तिशाली पल्स उत्पन्न करने के लिए उन्हें कम होते आपातकालीन जनरेटरों से आखिरी वाट तक बिजली पहुंचानी होगी। बत्तियां बुझ जाएंगी, अस्थायी अस्पताल की बिजली गुल हो जाएगी। एक सब कुछ या कुछ भी नहीं के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा। चुनाव हो चुका था। यह एक हेल मैरी थी, मूक चक्कर लगाते देवताओं के विरुद्ध एक अंतिम विद्रोही कार्रवाई। काम शुरू हुआ। टॉर्च और लैपटॉप की रोशनी से जगमगाते चेहरों वाले इंजीनियर रडार के मुख्य सिस्टम को हॉट वायर करने के लिए जी जान से जुटे थे। सैनिकों ने रडार टावर के आधार को मजबूत किया, आखिरी मुकाबले की तैयारी में। इस बीच थॉर्न जीवों के गश्ती पैटर्न का विश्लेषण कर रही थीं और उनके व्यवहार का अंदाजा लगा रही थीं। उन्होंने एक मिलन बिंदु की पहचान की। भोर से ठीक पहले का वह समय जब सबसे बड़े शिकार दल सीधे केंद्रीय टर्मिनल के ऊपर इकट्ठा होते। अधिकतम जोखिम का एक पल, एक आदर्श किल बॉक्स, एक तनावपूर्ण विद्युत ऊर्जा हवा में भर गई। यह एहसास ही कुंजी है, और यह एहसास अब डर नहीं था। यह शिकारी का ठंडा तीखा एड्रेनालाइन से भरपूर ध्यान था। उनके पास अपना आसमान वापस पाने के लिए एक ही तीर था। अंतिम मान्यता है विश्वास। एक हताश योजना में विश्वास, एक ही मन में भौतिकी के ठंडे तर्क में विश्वास। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, आपातकालीन जनरेटर ठिठक गए और बंद हो गए, एक ही उद्देश्य पर पुनः निर्देशित हो गए। मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल एक घोर दमघोंटू अंधेरे में डूब गया। हजारों लोगों की सामूहिक सांसें अंधेरे में रुकी हुई थीं। बस आवाजें थीं, टरमैक के पार हवा की फुसफुसाहट और रडार टावर से एक गहरी उठती हुई भिनभिनाहट, जब उसके कैपेसिटर एक गंभीर स्थिति में चार्ज हो रहे थे। अस्थायी आश्रयों में अंधेरे भीड़ में लोग एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह मौन प्रार्थना का एक साझा क्षण था, एक अंतिम जुआ। उन्होंने लड़ने का फैसला किया था और अब उन्हें इसके परिणामों का सामना करना होगा। मैं तूफान से पहले का सन्नाटा हूं, एक नई वास्तविकता के जन्म से पहले शांति का अंतिम क्षण। रेडियो पर कर्नल की आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। निष्पादित करो। एक ही की स्ट्रोक और रडार डिश से 47 सेकंड की संचित संकेंद्रित शक्ति फूट पड़ी। कोई आवाज नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस शुद्ध अदृश्य ऊर्जा की एक किरण ऊपर के विशालकाय जीवों के हृदय में एक मूक भाला फेंका गया। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर आकाश प्रज्वलित हो उठा। सीधे ऊपर एक बिंदु से रुग्ण
पन्ने हरे प्रकाश की एक लहर बाहर की ओर स्पंदित हुई। जीवों की जैव प्रकाश दीप्ति एक मौन पीड़ादायक चीख में भड़क उठी। विशाल परस्पर जुड़े हुए आकार ऐंठ गए, फिर उखड़ने लगे, आग में टिश्यू पेपर की तरह घुलने लगे। उनकी विशाल झिलमिलाती चादरें टूटकर नीचे गिर पड़ीं, ठोस पदार्थ की तरह नहीं, बल्कि एक महीन संक्षारक धूल की तरह जो जमीन पर पहुंचने से पहले ही धू धू कर जल उठी। देवता मर रहे थे। किरण बंद हो गई, भयानक हरी रोशनी फीकी पड़ गई और पीछे रह गई एक असंभव दृश्य। तारे, एक साफ काला तारों से भरा आसमान। कई दिनों में पहली बार दमनकारी छत गायब थी। हवाई अड्डे पर एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया, अविश्वास और विस्मय का सन्नाटा। फिर एक चीख, उसके बाद एक और फिर एक और, जब तक कि बचे लोगों से एक कच्ची भावुक दहाड़ नहीं फूट पड़ी। उन्होंने कर दिखाया था, उन्होंने असंभव का सामना किया था और जीत हासिल की थी। भय की स्थिति टूट गई थी, विजयी राहत की लहर ने उसे चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने अपना आसमान वापस ले लिया था। लेकिन जैसे ही इंजीनियरों ने सहायक बिजली को वापस ऑनलाइन किया, नियंत्रण कक्ष में एक स्क्रीन चमक उठी। लंबी दूरी के सेंसरों ने एक नई विसंगति दिखाई, लेकिन नई लहर रुक गई। यह हवाई अड्डे से मीलों दूर एक सटीक अदृश्य सीमा पर रुक गई। जीव मानो रुक गए, उस खाली हवाई क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए जहां उनके साथी अभी अभी नष्ट हुए थे। स्क्रीन पर बचे हुए लोग देख रहे थे कि कैसे विशाल जैविक संरचना जानबूझकर कर रही थी। यह एक ऐसी बुद्धि थी जो सीखने में, किसी खतरे को पहचानने में सक्षम थी। इसने इस प्रदर्शन को देखा था। यह समझ गया था कि दुनिया का यह छोटा सा कोना अब निहत्था शिकार नहीं था। एक लंबे तनावपूर्ण क्षण के बाद संरचना ने धीरे धीरे जानबूझकर अपना रास्ता बदल दिया। यह पीछे हट गई। संचालक शक्ति स्थानांतरित हो गई थी। हवाई अड्डा अब पिंजरा नहीं था, यह एक किला था और इसका हथियार जागृत था। भोर के उजाले में पहले सैन्य हेलीकॉप्टर पहुंचे। उनके रोटर गड़गड़ाहट भरी स्वागतपूर्ण लय में बज रहे थे। मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल की घेराबंदी खत्म हो गई थी, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। हवाई अड्डा नागरिकों के लिए फिर कभी नहीं खुला। यह ज्वाइंट बेस मेट्रोपॉलिटन बन गया, एक अत्यधिक किलाबंद वायुमंडलीय निगरानी केंद्र। इसका हथियारबंद रडार अब एक स्थायी रक्षक, एक नए प्रकार की वैश्विक रक्षा का केंद्र बिंदु। यह एहसास ही कुंजी है, और जो एहसास बचा था वह जीत का नहीं, बल्कि एक गंभीर अंतहीन सतर्कता का था। मानवता बच गई थी, लेकिन अब उसे पता था कि वह अकेली नहीं है। आप पहले से ही एक नए युग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां आप समझते हैं कि विशाल खाली आकाश एक झूठ है और आपको हमेशा इसके भीतर घूमती परछाइयों पर नजर रखनी होगी। आपको सिर्फ कहानी से बचकर निकलने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको चेतावनी को समझना था। आसमान में छाई खामोशी शांति नहीं, युद्ध विराम है। तो अब जब आप जानते हैं कि ऊपर क्या है, तो अगली बार जब किसी धूप वाले दिन कोई साया आपके ऊपर से गुजरेगा तो आप क्या करेंगे? अपना जवाब नीचे दें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रसारण आपको सिखाएगा कि जब सन्नाटा टूटेगा तो क्या सुनना है।